Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी फंक्शन करेंगे। मैंने कहा मैं आके फीता काटूंगा और चला जाऊंगा, तो मैं सरप्राइज हूँ इससे। मुमताज़, आपने इतने लोगों को इनवाइट किया आज। देखिए मुमताज़, पहले तो मेरा क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन है। क्रिकेट से पहले, क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया में जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी थे उनसे मिलता था मैं। और फिर शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए जिधर भी पाकिस्तानी थे दुनिया में, किसी पाकिस्तानी को मैंने नहीं छोड़ा। सारी दुनिया में मैंने पैसे इकट्ठे किए, तो इसलिए मेरा सबसे इंटरेक्शन रहा। और आपसे भी पहला इंटरेक्शन तो ये है कि आपने शौकत खानम को बड़ी डोनेशन दी थी, इसलिए इस तरह मैं आपको मिला। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा असास है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और बदकिस्मती से हम इस बड़े टैलेंट को, इस बड़े असासे को हम सही माने में अभी तक इसका फ़ायदा नहीं उठा सके, इसको टैप नहीं कर सके। तो उसकी वजह है हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे इवॉल्व हुआ है, जैसे बढ़ता गया है। गवर्नमेंट जैसे बड़ी होती गई है, क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ती गई है, वो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट अब बन गई है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इवॉल्व इस तरह हो गया है कि वो गवर्नमेंट अपने आप का ही फ़ायदा पहले देखती है, फिर अवाम का फ़ायदा देखती है। हालांकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है अवाम की बेहतरी करना। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल गया काम। हमारा जो डिस्कनेक्ट है आज कि पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है, क्या वो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी कर रही है या वो गवर्नमेंट अपने आप को चलाने की ज़रूरत पूरी कर रही है। ये बड़ा, और ये हमारा मुल्क में नहीं, ये आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें तो जब भी एक सिस्टम डीजनरेट करता है, जब खराबी की तरफ जाता है, तो वो सिस्टम फिर अपने आप को बचाना शुरू हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर की अगर आप तारीख पढ़ें तो जब ऑटोमन एम्पायर दुनिया का एक वक्त पे सबसे बड़ा एम्पायर था, जैसे वो सुकड़ता जा रहा था उसकी ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी। तो इससे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि जो इस मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, वेल्थ क्रिएशन, दौलत में इजाफा करें हम पाकिस्तान का। दौलत में जब इजाफा करेंगे नौकरियां मिलेंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इतने जो कर्जे चढ़े हुए हैं इस मुल्क के ऊपर हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है जिस तरह हमारी बन चुकी है वो इस तरह देखती नहीं है। तो जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं इनको इकट्ठा करें। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनके लिए आसानियां पैदा करें, हम उनके लिए हम मौके पैदा करें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास इस वक्त जो उनका जीडीपी या सालाना आमदनी है, 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है। ये 90 लाख पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारी 22 करोड़ लोगों की उतनी आमदनी है। तो ये सबसे पैसे वाले, हुनर वाले इस वक्त पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं। एक सिस्टम ने, जो अभी मुस्लिम ने बड़ी अच्छी तरह बयान किया कि एक सिस्टम उनको यहाँ चलने नहीं दे रहा था, वो बाहर जाके कामयाब हो गए। यहाँ कामयाब नहीं हो सकते, सिस्टम रोक के रखा हुआ था। बाहर गए, इन्होंने कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने इजाज़त दी इनको पैसा बनाने की, कामयाब होने की। और यही आप देखेंगे जो हमारा बेहतरीन टैलेंट बाहर चला गया, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी हम इस मुल्क में उनको उस टैलेंट को फंक्शन करने के लिए मौके नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम इस वक्त इस एहसासे को, जो बाहर हमारा बैठा हुआ है, जिसके पास डॉलर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डॉलर्स हैं। अब दो चीज़ें हैं, एक तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी नौजवान आबादी है, उनको नौकरियों की ज़रूरत है। तो एक तो हमने अपनी नौजवान आबादी को नौकरियां देनी है, तो जब वो पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़
اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں کوشش ہی نہیں کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی. ایک ملک تب امیر ہوتا ہے جب اس کے پاس چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے ہوں. جب اس نے اپنے ایکسپورٹس بڑھائی نہیں, یعنی ایک سنگاپور کی 300 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں, 60 لاکھ کی آبادی ہوگی اس کی. پاکستان کی انشاءاللہ اس باری 30 ارب کی ایکسپورٹس ہوگی. ملیشیا جس کی کوئی 6 کروڑ کی آبادی ہے, اس کی 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. تو ہم 22 کروڑ لوگ سوچیں کہ ہم کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے تھے, لیکن کبھی نہ گورنمنٹ کسی نے کوشش نہیں کی. تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں اور ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہم اپنا ڈالر کا قرضہ واپس کریں گے. ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا, لوگوں کی دولت میں اضافہ ہوگا. لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تو جو ہمارا اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح پاکستان میں لائیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں. جب وہ انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے ڈالرز, اور جب ڈالر لے کے آئیں گے ہمارے ریزروز بڑھیں گے, ریزروز بڑھیں گے, روپیہ مضبوط ہوگا. جیسے جیسے روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا مہنگائی کم ہوتی جائے گی, غربت کم ہوگی. تو اس سائیکل میں آپ نے سمجھنا ہے کہ کیوں ضروری ہے ہمیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی جس طرح مسلم ہیں ان کو پوری طرح کوشش کریں کہ پاکستان میں وہ موقع دیں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں. ابھی تک اوورسیز پاکستانی کیا کرتے تھے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک پلاٹ کے اوپر پلاٹ خرید لیتے تھے, اور بدقسمتی اس سسٹم کی خرابی اتنی تھی کہ وہ پلاٹ لیتے تھے اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا تھا. اور کتنے پاکستانی آئے کہ انہوں نے بیچاروں پیسے بنائے, اور خاص طور پہ مزدور 15-20 سال پیسہ اکٹھا کر کے بیچاروں نے پلاٹ لیا, یہاں قبضہ گروپ نے وہ پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا, اور ہمارا نظام ہی ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت یہ ہماری جنگ ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی, اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جنگ ایسے ہے کہ ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں, رول آف لا. ایک معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے جدھر قانون کی بالادستی ہو. کوئی بھی ملک خوشحال نہیں ہے جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہے. آج امیر ترین ملک ہیں وسائل کے طور پہ افریقہ میں ہیں, کئی امیر ترین ملک ہیں, لیکن کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہیں غربت کی انتہا ہے. اور پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنا رول آف لا, ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی وہ جیسے جیسے قائم کرتے رہیں گے, خود ہی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آ کے پیسہ انویسٹ کریں گے, کیونکہ ان کو اعتماد ہوگا کہ ان کے پیسے کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کرے گا, ان کی پراپرٹی کے اوپر ان کی کانٹریکٹ انفورس ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے ساری سٹرگل چل رہی پاکستان کی اس وقت. یہ جو سارے پرانے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ چوری ڈالرز چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے ہیں, یہ سارے جو اس وقت اٹیک کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو, ان کا مسئلہ یہ ایک ہے, یہ قانون کی بالادستی نہیں چاہتے. کیونکہ اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کرپٹ سسٹم کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. یہ دبئی کیوں جا کے انویسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ دبئی میں قانون ہے, کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کی زندگی کو کوئی پیسہ مانگے, کچھ کرے, رشوت مانگے, کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. سارے پاکستانی کراچی سے اٹھ کے جا کے دبئی میں پیسہ لگا رہے ہیں. تو وہی اب ہم نے کرنا ہے کہ یہاں قانون اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ باہر سے پاکستان میں پیسہ آئے. اور انشاءاللہ جس طرح ہم 3 سال پوری جنگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے, انشاءاللہ میں ہر سال ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں, اور ہر سال آپ دیکھتے رہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ پاکستان میں آ رہے ہیں. ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے اس وقت. آج دیکھیں ریکارڈ گاڑیوں کی سیلز ہو گئی ہے, یعنی جب انڈسٹری چلتی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس بار. اب جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹورزم. کیونکہ میں نے دنیا میں تقریباً ساری دنیا دیکھی ہے, اور مجھے ویسے بھی شوق ٹریولنگ کا بہت تھا, اور پاکستان سارا میں نے دیکھا ہوا ہے. میں بہت دیر سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا پوٹینشل جو ٹورزم میں ہے اس کے ہم بلکہ شروع بھی نہیں ہوئے اس راستے پہ کہ یہ ٹورزم کا ہم فائدہ اٹھائیں. ہم نے جب کے پی میں ہماری گورنمنٹ بنی تو ہم نے کے پی میں کوشش کی
टूरिज़म बढ़ाने के लिए। और आप हैरान होंगे कि जो हमारे 5 साल 2013 से 18 तक जो सूबा सबसे तबाही हुई थी, जिस सूबे में वॉर ऑन टेरर की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पख्तूनख्वा को हुआ था, तो वो 5 सालों में UNDP की अब रिपोर्ट है कि उन 5 सालों में जिस सूबे में सबसे तेज़ी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि हमने पख्तूनख्वा में टूरिज़म को पूरी कोशिश की, टूरिज़म बढ़ाने की। यहाँ गलियात के लोग आपको बताएंगे कि 1 साल के अंदर हमारे पहले 1.5-2 सालों में यहाँ ज़मीन की कीमतें दुगनी हो गई गलियात में, और क्योंकि हमने यहाँ टूरिज़म के लिए सारी प्रोविज़न की। देखें, सबसे तेज़ी से हम इस मुल्क में अपनी दौलत में इजाफा कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं टूरिज़म को बढ़ा के। और ये जो आज मुस्लिम, ये एक उस सफ़र के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है। हिल्टन जैसा अगर बड़ा ब्रांड और इस जगह पे ये वाटरशेड के ऊपर है, इससे बेहतर लोकेशन नहीं मिल सकता कहीं भी। जब आप हिल्टन जैसा यहाँ 5 स्टार जब एक होटल बनेगा तो इससे क्या होगा? इससे पैसे वाले लोग आएंगे। असल में टूरिज़म 2 किस्म की होती है, एक मैस टूरिज़म होती है, एक हाई एंड टूरिज़म होती है। जो असल पैसा जनरेट होता है वो हाई एंड टूरिज़म से होता है। तो जब हिल्टन आता है तो हाई एंड टूरिज़म आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ फिर जो चीज़ें क्या आएंगी, यहाँ स्कीइंग बढ़ेगी। पहले सर्दियों में खाली पड़ा होता था ये सारे गलियार, अब सर्दियों गर्मियों में दोनों में होटल्स भरे हुए होते हैं। तो असल में जो अब अगला फेज़ पाकिस्तान में आ रहा है, रिज़ॉर्ट्स, होटल्स के बाद रिज़ॉर्ट्स और फिर स्कीइंग। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान, एक ऑस्ट्रियन ने मुझे बताया कि जो पाकिस्तान में स्कीइंग है वो दुनिया में इतनी नहीं, क्योंकि अब बड़ी देर तक बर्फ़ रहती है। हमारे पहाड़ इतने ऊंचे हैं, ये सारा पख्तूनख्वा के अंदर और आगे नॉर्दर्न एरियाज़ में, कि हम वो सर्दियों में भी होटल्स भरे रहेंगे स्कीइंग की वजह से, और गर्मियों में वैसे ही लोकल टूरिज़म इतनी है। ईद की छुट्टियों में 27 लाख टूरिस्ट आए हैं पख्तूनख्वा के अंदर। 27 लाख टूरिस्ट आए हैं। अब सोच, ये जब टूरिस्ट आया है, इसके लिए हम कोई रिजॉर्ट्स कर देते हैं। वो बच्चों के साथ लोग आते हैं, बच्चों के लिए, जैसे यहाँ से दुबई जाते हैं। अब दुबई में क्या है, वो सिर्फ रेत है, साथ समुंदर है, लेकिन वो रिजॉर्ट्स बना देते हैं, वो रिजॉर्ट्स पे पहुँच जाते हैं लोग, और रिजॉर्ट्स की वजह से पैसा खर्च करते हैं वहाँ। तो वो जो टूरिज़म की जो वैल्यू ऐड होता है वो जब आप रिजॉर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो अब अगला फेज़ इसका आएगा, रिजॉर्ट्स डेवलप करेंगे, स्कीइंग, और यहाँ आगे बड़े एरियाज़ हैं। मुमताज़, ये ना समझो कि ये सिर्फ तुम्हारा पहला बैरन पाकिस्तान में है। ये आप आगे हमने बड़ी ज़बरदस्त जगह देखी हुई हैं, और वो मैं आपको बताऊँ, आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि उसके जो ज़मीन की कीमत है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसका फीज़िबल नहीं रहता रिज़ॉर्ट बनाने के लिए। तो हमने अब पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हमने अब जोनिंग की है, और उन जोनिंग के अंदर हम फिर लीज़ करेंगे और सस्ती लीज़ करेंगे रिज़ॉर्ट्स के लिए, जो भी आपने बातें की। और 50 साल वैसे लंबी लीज़ होती है, आप कहते हैं 100 साल, तो ये भी हम डिबेट कर लेंगे कि 50 साल या से ज़्यादा करनी है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि टूरिज़म के लिए अब हम उनके लिए जो चीज़ें इंपोर्ट करें टूरिज़म के लिए, उसमें भी कंसेशन दें, उसमें भी ड्यूटी कम करें जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं बनती, और आपको ज़मीन भी सस्ती दें ताकि प्रमोट करें इसके अंदर। और मेरा ये ओपिनियन है कि इंशाअल्लाह अगर हमने सही माने में टूरिज़म के ऊपर तवज्जो दे दी, जो अब हम दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा कर्ज़ा है, ये सिर्फ हम टूरिज़म के ऊपर हम अपना पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क कर्ज़ा उतार सकते हैं। मैं फिर से मुमताज़ आपको आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग में मुबारक देता हूँ। मैं स्पेशली इसलिए आज आया ग्राउंड ब्रेकिंग पे। उम्मीद तो मैं इंतज़ार करूँगा जब इसकी ओपनिंग होगी आपकी होटल की, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग में इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैंने पहली दफ़ा सजेस्ट किया था यहाँ के नथिया गली में आके रिजॉर्ट बनाओ, आज से 4-5 साल पहले। और मैं आपको इनकरेज इसलिए करना चाहता हूँ, मैं और भी
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान आएँ, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, और इंशाअल्लाह हम जितनी भी रुकावटें हैं उनके रास्ते में इंशाअल्लाह वो हम दूर करेंगे। शुक्रिया।